दोस्तों आपने ये फोटोज तो देखे ही होंगे। ये फोटोज इसरो की शुरुआत दिखाते हैं। शुरुआती दिनों में इसरो के साइंटिस्ट रॉकेट्स को साइकिल पे रख कर लॉन्चिंग साइट तक ले जाते थे। सैटेलाइट्स को लॉन्चिंग साइट तक ले जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि वो दौर ऐसा था कि इसरो को मिलने वाले पैसे बहुत कम होते थे। तो बड़े ही कठिनाइयों से आगे बढ़ते हुए आज के डेट में इसरो टॉप 5 स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में आती है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर की 77 कंट्रीज की अपनी स्पेस रिसर्च एजेंसी है। उन सभी देशों में अमेरिका, रशिया, चाइना, इन देशों के साथ ही भारत की इसरो ये टॉप 5 स्पेस एजेंसीज में गिनी जाती है। तो दोस्तों, साइकिल से लेकर के चांद और मंगल ग्रह तक का सफर करते हुए इसरो दुनिया भर को ये दिखाता है कि हम टेक्नोलॉजीज में किसी से कम नहीं है। तो इसी इसरो ने चंद्रयान मिशन सीरीज को शुरू किया, और ये चंद्रयान मिशन शुरू करने के बारे में साल 1999 में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस की एक मीटिंग में डिसाइड किया गया था। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने साल 2000 तक इस आइडिया को कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकेगा, इसके बेसिक प्रोटोटाइप पे काम किया। 2003 के इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में उस वक्त के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चंद्रयान मिशन सीरीज की अनाउंसमेंट कर दी, और उसके बाद इसरो ने नेशनल लूनार मिशन टास्क फोर्स बना दी, जिसमें 100 से भी ज्यादा एक्सपर्ट साइंटिस्ट थे जो कि अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट थे, जैसे कि प्लानिटरी एंड स्पेस साइंस, अर्थ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड इंजीनियरिंग एंड कम्युनिकेशन साइंस। उसके बाद 6 साल की मेहनत के बाद वो दिन आया जब भारत ने पहली बार चांद की ओर अपना कदम बढ़ाया, और 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने चंद्रयान मिशन सीरीज का पहला यान यानी चंद्रयान 1 लॉन्च किया, जिसकी कुल लागत थी 386 करोड़ रुपीस, जिसे पीएसएलवी रॉकेट के जरिए सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। 8 नवंबर 2008 को ये यान चांद के ऑर्बिट में चांद के सतह से 100 किलोमीटर ऊपर के ऑर्बिट में एंटर कर गया था। ये मिशन 2 हिस्सों से मिलकर बना था। एक था लूनार प्रोब यानी मून लूनार ऑर्बिटर, और दूसरा था मून इम्पैक्ट प्रोब, इन शॉर्ट मीप यानी इम्पैक्टर। ऑर्बिटर ने चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाकर चांद के बारे में इंपॉर्टेंट ऐसी जानकारी इसरो के अर्थ स्पेस स्टेशन पे भेजी। उस प्रोब ने चांद की मिट्टी में पानी की खोज करने के साथ साथ चांद के सतह की मैपिंग की, और चांद के सतह का 3D नक्शा बनाने के साथ साथ उसने चांद के जमीन में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, लोड, टाइटेनियम, रेडॉन, यूरेनियम और थेरियम की भी खोज की थी। इसी चंद्रयान मिशन 1 का दूसरा हिस्सा यानी मीप इम्पैक्टर को चांद के साउथ पोल पे 14 नवंबर 2008 को पर्पसफुली क्रैश लैंड कराया गया था। इस लैंडिंग में जब इम्पैक्टर ने चांद की सतह को छुआ तब वो पल हर भारतीय के लिए प्राउड मोमेंट था, क्योंकि उस पल भारत चांद की सतह को छूने वाला चौथा देश बन गया था। इस क्रैश लैंडिंग के साथ ही चांद के सतह पे बड़ा सा एक क्रिएटर यानी गड्ढा हुआ, जिसे जवाहर पॉइंट ये नाम दे दिया गया। और इम्पैक्ट से जो धूल मिट्टी उछली उसका एनालिसिस करने पर उसी इम्पैक्टर पे लगे इंस्ट्रूमेंट्स ने कई एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें चांद के मिट्टी के मिनरल्स में पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद होने की खोज भी की थी। अनुमान था कि चंद्रयान 1 का प्रोब 1 साल तक चांद के रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, लेकिन उसने 29 अगस्त 2009 यानी करीब 312 दिनों तक अपना काम सही से किया, और कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण पृथ्वी पे मौजूद ग्राउंड स्टेशन से उसका कॉन्टैक्ट टूट गया, और ये मिशन वहीं पे खत्म हुआ, ये इसरो ने डिक्लेयर कर दिया। लेकिन 2017 में नासा के जेट प्रपल्शन लैबोरेटरी ने अपने कैलिफोर्निया बेस्ड गोल्डन सोलर सिस्टम रडार से उस प्रोब को खोजने की कोशिश की, और 3 महीने की खोज के बाद उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि वो चंद्रयान 1 के प्रोब को चांद के ऑर्बिट में खोजने में सफल रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें रडार टेक्नोलॉजी की ताकत का पता चलता है कि कैसे धरती पे मौजूद रडार स्पेस में किसी भी छोटी चीज को खोज सकते हैं। तो आज भले ही चंद्रयान 1 का ऑर्बिटर वर्किंग नहीं है, लेकिन आज भी चांद के ऑर्बिट में परिक्रमा करते हुए चांद पे भारत को रिप्रेजेंट एंड गौरवान्वित कर रहा है। भले ही चंद्रयान 1 का ऑर्बिटर अपने निर्धारित समय से आधे समय तक ही वर्किंग था, लेकिन उसने अपना 90% काम खत्म कर दिया था। तो दोस्तों, ये मिशन समय से पहले ही खत्म हुआ, लेकिन इस मिशन के एंड होते ही इसरो का चांद का सफर वहीं पे नहीं रुका, बल्कि चंद्रयान 2 की शुरुआत भी इसरो ने कर दी थी। 960 करोड़ रुपीस के खर्चे वाले चंद्रयान 2 मिशन को उस समय के पीएम मनमोहन सिंह जी ने अप्रूव किया था। 12 नवंबर 2007 को रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस के साथ इसरो ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके तहत इसरो ऑर्बिटर और रोवर बनाने वाला था, और रशियन एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लैंडर बनाना। 2009 तक दोनों एजेंसीज ने मिलकर चंद्रयान 2 का डिजाइन रेडी कर दिया था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि रशिया समय पे लैंडर नहीं दे सका। तो दोस्तों, एक मिशन के जरिए रशिया
रशिया 2012 में फोबोज इस मंगल ग्रह के मून पे उतरने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण उसका ये फोबोज ग्रंट मिशन फेल हो गया और सेम टेक्निकल इश्यूज मून लैंडर में भी हो सकते हैं। ये कारण देकर रशिया ने चंद्रयान 2 के लैंडर के ऊपर अपना काम रोक दिया। तो रशिया की तरफ से चंद्रयान 2 का लैंडर टाइम पिन नहीं मिलने के कारण इंडिया को चंद्रयान 2 लॉन्च डेट को 2013 से बढ़ाकर 2016 को रिशेड्यूल करना पड़ा। लेकिन रशिया की तरफ से 2015 तक भी लैंडर डेवलप नहीं हो पाया। इस कारण इसरो ने खुद ही लैंडर डेवलप करने का डिसीजन ले लिया। लेकिन लैंडर के डेवलपमेंट के डिले के कारण 2016 को शेड्यूल्ड लॉन्चिंग डेट को पोस्टपोन करके 2018 कर दिया गया था। उसी बीच कुछ टेस्टिंग के दौरान इंजन थ्रॉटल्स में कुछ इश्यूज आने के कारण पहले तो मार्च 2018 की लॉन्चिंग डेट को आगे बढ़ाकर अप्रैल 2018 कर दिया गया था, लेकिन लैंडिंग डेट को फिर से आगे बढ़ाकर उसे अक्टूबर 2018 करनी पड़ी। उसके बाद एक टेस्टिंग के दौरान लैंडर के 2 लेग्स में कुछ माइनर क्रैक्स को नोटिस किया गया और फिर से चंद्रयान 2 के लॉन्चिंग डेट को पोस्टपोन करना पड़ा। फाइनली 22 जुलाई 2019 को हिस्ट्री बनाने वाला वो पल आ गया जब इसरो ने डीप स्पेस रिसर्च में सफलता के और अपना और एक कदम बढ़ाया और GSLV इस व्हीकल के जरिए चंद्रयान 2 को लॉन्च किया। इस मिशन के 3 मेजर हिस्से थे, जिसमें एक था ऑर्बिटर जो कि चांद के ऑर्बिट में 7.5 साल तक चांद की परिक्रमा करके चांद को ऑब्जर्व करते हुए इम्पोर्टेंट ऐसी जानकारियां पृथ्वी पे भेजने वाला है, जो कि आज भी वर्किंग है और चंद्रयान 3 मिशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। चंद्रयान 2 का दूसरा हिस्सा यानी जिसका नाम विक्रम साराभाई, जिन्हें द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, उन्हीं के नाम से विक्रम रखा गया था, जो कि चांद के साउथ पोल के सतह पे उतरने वाला था। और तीसरा हिस्सा था रोवर प्रज्ञान, जो कि लैंडर के अंदर रखा गया था। लैंडर के चांद के साउथ पोल पे सेफ लैंडिंग के बाद उस रोवर का काम शुरू होने वाला था। प्रज्ञान लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव के सतह पे चांद का सिर्फ एक दिन यानी पृथ्वी के 14 दिनों तक घूमते हुए वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे एक्सपेरिमेंट करके वो इन्फॉर्मेशन धरती पे भेजने वाला था, क्योंकि उसके बाद वहाँ पे अगले 14 दिनों तक अंधेरा हो जाता और वहाँ का टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता। सोलर एनर्जी पे चलने वाले लैंडर एंड रोवर को पावर नहीं मिलती और लैंडर एंड रोवर के सभी इंस्ट्रूमेंट्स हमेशा के लिए काम करना बंद कर देते। लेकिन ये सब होता जब लैंडर चांद के साउथ पोल की सतह पे सेफ लैंडिंग कर पाता। लेकिन लैंडिंग के दौरान जब विक्रम लैंडर चांद की सतह के 2.1 किलोमीटर ऊपर था, तब उसमें आए कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिचेस के कारण उसके साथ पृथ्वी के ग्राउंड स्टेशन का कम्युनिकेशन टूट गया और 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चांद की सतह पे टकराया और उसमें लगाए सभी उपकरणों के साथ ही रोवर प्रज्ञान भी टूट गया। दोस्तों, चांद का साउथ पोल पृथ्वी से कभी दिखता ही नहीं। इस कारण लैंडर से सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान पृथ्वी पे मौजूद कंट्रोल स्टेशन से उसका रियल टाइम कम्युनिकेशन के जरिए ऑपरेट करना नामुमकिन था। इस कारण लैंडर में इंस्टॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर एंड टूल्स के जरिए लैंडर को खुद ही वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। लेकिन आखिरी कुछ सेकंड्स में सॉफ्टवेयर ग्लिचेस के कारण वो चांद के सतह पे टकराकर टूट गया। कुछ इसी प्रकार से जापान का लैंडर भी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था और मून पे क्रैश हो गया था। इसराइल का मून मिशन भी कुछ इसी प्रकार से फेल हो गया था। अप्रैल 2019 में इसराइल के पेरिसिट मून मिशन में भेजा गया लैंडर भी चांद के साउथ पोल पे टकराकर टूट गया था और उसमें रखे टाइम कैप्सूल भी टूट गई थी, जिसमें इसराइल ने बहुत सारा डेटा चांद पे भेजा था और तो और कुछ टार्डिग्रेड से जीव भी उस टाइम कैप्सूल में भेजे थे, जो कि आज भी चांद पे फंस गए हैं, वो भी बिना किसी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के। लेकिन साइंटिस्ट दावा करते हैं कि फ्यूचर में जब भी कभी टार्डिग्रेड्स को वापस धरती पर लाया जाएगा तब वो जीवित ही मिलेंगे। तो दोस्तों, ऐसे कैसे हो सकता है कि ये जीव अंतरिक्ष में या फिर नॉन हैबिटेबल प्लैनेट पे जीवित रह सकता है? जानने के लिए टार्डिग्रेड्स रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो की लिंक आपको टॉप राइट में आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। किसी भी प्लैनेट पे सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में बात करें तो रशिया ने अब तक मंगल ग्रह पे कई बार लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की और कई कोशिशों में नाकामयाब रहा था। अमेरिका भी कई कोशिशों में नाकामयाब रहा था, क्योंकि किसी भी दूसरे प्लैनेट पे सॉफ्ट लैंडिंग करना बहुत ही जटिल और मुश्किल होता है। यानी हिस्ट्री देखे तो साइंटिस्ट को मंगल ग्रह पे सॉफ्ट लैंडिंग में इतनी बार फेल्यूर मिला है कि उसे द कर्ज ऑफ मार्स यानी मंगल ग्रह का श्राप भी कहा जाने लगा था। किसी भी प्लैनेट पे सॉफ्ट लैंडिंग यानी अपने आप में ये एक आर्ट है, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने का मोटिवेशन है। चंद्रयान सीरीज का 3rd मिशन 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ। चंद्रयान 2 की तरह ही चंद्रयान 3 भी है, लेकिन दोनों के कंपैरिजन में चंद्रयान 3 मोर एडवांस है और साइंटिस्ट दावा कर रहे हैं कि इस बार हमें सॉफ्ट लैंडिंग में 100% सफलता मिलेगी।
चंद्रयान 3 को डिटेल में जानने के लिए मिशन चंद्रयान 3 पे बना बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव ऐसा ये वीडियो आप जरूर देखें, जो कि आपको टॉप राइट में आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने चंद्रयान मिशन सीरीज के बारे में देखा, लेकिन जिन्हें पता नहीं उन्हें हम बताना चाहेंगे कि इसरो सिर्फ चांद के मिशन पे ही फोकस्ड है, ऐसा नहीं है। इसरो ने 5 नवंबर 2013 में मिशन मंगल को भी लॉन्च किया था, जिसमें एक ऑर्बिटर को मंगल के ऑर्बिट में भेजा गया था और वो 24 सितंबर 2014 को सक्सेसफुली मार्स के ऑर्बिट में पहुंचा था। उस मिशन के साथ ही इसरो ने वो कर दिखाया था जो कि दुनिया के किसी भी दूसरे देश के स्पेस एजेंसी को पॉसिबल नहीं हो पाया था। यानी इसरो ने अपने पहले प्रयास में ही मंगल ग्रह के ऑर्बिट में अपना सैटेलाइट सक्सेसफुली पहुंचा दिया था। और इसी के साथ ही इसरो ने कई कीर्तिमान बना दिए थे, जैसे कि मिशन मंगल अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। मंगल ग्रह के ऑर्बिट में पहुंचने वाला एशिया का पहला देश भी भारत ही बन गया और मंगल ग्रह के ऑर्बिट में पहुंचने वाली इसरो दुनिया की चौथी स्पेस एजेंसी बन गई थी। उसी मिशन मंगल के ऑर्बिटर को मंगल ग्रह पे सिर्फ 6 महीनों के वर्किंग के लिए बनाया गया था, लेकिन दुनिया के साथ साथ उसे बनाने वाले इसरो साइंटिस्ट को भी चौंकाते हुए ऑर्बिटर ने 8 सालों तक मार्स के ऑर्बिट में सक्सेसफुली अपनी सर्विस दी। लेकिन अप्रैल 2022 में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसके सभी इंस्ट्रूमेंट्स डेड हो गए और अब वो अप्रैल 2022 से वर्किंग नहीं है। चलिए जानते हैं कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिस कारण वो आज वर्किंग नहीं है। मंगल ग्रह के चक्कर लगाते हुए ऑर्बिटर पे लगे सभी इंस्ट्रूमेंट्स को सोलर पैनल से एनर्जी मिलती थी, और जब वो चक्कर लगाते हुए मंगल ग्रह के परछाई में जाता था, उस दौरान ऑर्बिटर उस पे इंस्टॉल बैटरीज को इस्तेमाल करता था, जो कि 1 घंटा 40 मिनट तक उसे पावर सप्लाई कर सकती थी। लेकिन करीब 8 सालों बाद पावर बैकअप वाली बैटरीज का परफॉर्मेंस भी कम हो गया था, और जब अप्रैल 2022 में 7 घंटों तक चले सूर्य ग्रहण में जब ऑर्बिटर मार्स के परछाई में 7 घंटों तक रहा, तब उसके सोलर पैनल्स एनर्जी क्रिएट नहीं कर पाए और पावर बैकअप वाली बैटरीज भी डेड हो गई। इस कारण उस पे लगे सभी इंस्ट्रूमेंट्स को पावर नहीं मिला और सभी इंस्ट्रूमेंट्स हमेशा के लिए डेड हो गए। तो दोस्तों, इसरो के बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।